हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हम आने वाली वीडियोज में स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको स्टील स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसलिए हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्टील स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, हमें स्टील स्ट्रक्चर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और साथ ही स्टील स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इस वीडियो के थ्रू हम उसे डिटेल में समझेंगे, जो कि आपको आने वाली वीडियोस के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको आगे आने वाले डिजाइन वीडियोस के लिए, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो स्टील स्ट्रक्चर हम किससे बोलेंगे? ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे स्ट्रक्चर स्टील से मिलकर बना हो, यानी स्ट्रक्चर स्टील, यानी जो बहुत सारे स्टील मेंबर से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टील स्ट्रक्चर, जो कि उन सभी स्टील मेंबर्स के लोड को कैरी करता है, और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके भी लोड को कैरी करता है, और साथ ही हमारे स्ट्रक्चर को फुल रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टील स्ट्रक्चर, जो कि किससे मिलकर बना होता है? स्ट्रक्चरल स्टील के कंपोनेंट से। तो इस डेफिनेशन में आपको एक टर्म देखने मिल रही होगी, जो कि है स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्टील, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, it is an assemble of the group of members of element except to sustain their shear force and transfer them to safely to ground। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर स्टील होता है वो बहुत सारे स्टील मेंबर्स के ग्रुप से मिलकर बना होता है, जो कि उनके शेयर फोर्स या लोड को सेफली ट्रांसफर करता है ग्राउंड के ऊपर। तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्टील, जो कि बहुत सारे स्टील एलिमेंट्स के ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो ये स्ट्रक्चरल स्टील में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? प्लेट, एंगल क्लीट्स, गर्डर, चैनल सेक्शन, होलो सेक्शंस, ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के कंपोनेंट्स। तो इनसे मिलकर हमारा स्टील स्ट्रक्चर बनता है। तो आपने स्टील स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो कौन कौन से वो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं जो आपने देखे होंगे? तो आपने जो स्टील स्ट्रक्चर देखे होंगे ट्रसेस, प्लेट गर्डर्स, ट्रांसमिशन टावर, वाटर टैंक्स, चिमनी, डोम्स, ये सभी कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स है जो कि आपने देखे होंगे। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनते हैं? ये सभी स्ट्रक्चर बनते हैं स्टील कंपोनेंट से। तो ये बेसिक बातें तो आपको पता चल गई कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। तो अब हम एक और बात समझ लेते हैं स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि हमें स्टील स्ट्रक्चर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, किन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें स्टील स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ी। तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है जिसपे बहुत ज़्यादा हेवी लोड आ रहा है, तो उस हेवी लोड को कैरी करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका साइज भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर स्ट्रक्चर का साइज बड़ा है तो उसके लिए हमें जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा प्लेस घेरेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी थी? स्टील स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उस पर आने वाले बहुत ज़्यादा हेवी लोड को इजीली कैरी कर लेते हैं, और उनको ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कम जगह के अंदर ही उस पर आने वाले बहुत सारे हेवी लोड को इजीली कैरी कर लेता है। आपने ट्रांसमिशन टावर देखे ही होंगे या आपने ट्रसेस वगैरह देखे होंगे, तो उनको बनाने के लिए हमें कितना कम स्पेस लगता है ये आपने देखा ही होगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने स्टील स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किए। तो जो अब हम स्टील स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हम समझ लेते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले, it has high strength per unit mass, hence even for large structure the size of steel structure element is small, saving space in construction। जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें स्टील स्ट्रक्चर की क्यों नीड पड़ी, ये उसका एक मेन रीजन मैंने अभी आपको समझाया। तो जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स होता है उनकी हाई स्ट्रेंथ होती है पर यूनिट मास। तो आप मुझे बताना जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर होता है उसका पर यूनिट मास कितना होता है? पर यूनिट मास यानी उसकी डेंसिटी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना जो हमारा स्टील होता है उसका पर यूनिट मास या डेंसिटी कितनी होती है। ये हो गया उसका फर्स्ट रीजन, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी साइज भी कम होती है, वो हेवी लोड को भी कैरी कर लेते हैं, और उन्हें बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन स्पेस भी कम चाहिए रहता है। नेक्स्ट क्या एडवांटेज हो सकता है? इट हैज अ शॉर्ट क्वालिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी, यानी जो हमारा स्टील होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी तो हाई होती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट, स्टील स्ट्रक्चर्स कैन बी स्ट्रेंथनिंग एट एनी टाइम इफ नेसेसरी, इट नीड जस्ट वेल्डिंग एडिशनल सेक्शंस। अगर हमारा कोई स्टील स्ट्रक्चर है जिसे हमें उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है उसके बनने के बाद, तो हम क्या करेंगे? उसमें हम अदर स्टील मेंबर्स ऐड कर देंगे। किसकी हेल्प से? वेल्डिंग की हेल्प से, या बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करके उसमें हम अलग से एडिशनल सेक्शन जोड़ सकते हैं, जिससे कि वो हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्या एडवांटेज हो सकता है? बाय यूजिंग बोल्टेड कनेक्शन स्टील स्ट्रक्चर्स कैन बी इजीली डिसमेंटल एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर साइड क्विकली। मीन्स अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें हमने सिर्फ बोल्टेड कनेक्शन ही प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम उस स्ट्रक्चर को इजीली डिसमेंटल कर सकते हैं, क्योंकि बोल्टेड कनेक्शन को खोलना और बंद करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर हमें उस स्ट्रक्चर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर करना है और उस स्ट्रक्चर में हमने बोल्टेड कनेक्शन यूज़ किया हुआ है, तो हम उस स्ट्रक्चर को इजीली डिसमेंटल कर सकते हैं बिना उसे तोड़े,
और उस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के बाद हम उस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करके वहां पे दोबारा उस स्ट्रक्चर को इजीली बना सकते हैं जब अगर उसमें बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ हो। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है, इट इज द वाटर एंड गैस रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर हैंस कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स आल्सो। क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर स्टील होता है वो गैस और वाटर रेजिस्टेंस होता है अगर वो अलो स्टील से मिलकर बना हो, इसलिए हम स्ट्रक्चर स्टील का यूज करके हम वाटर टैंक्स को इजीली बना सकते हैं। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है, मटेरियल इज रीयूजेबल, यानी जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो हम मटेरियल यूज करेंगे उसे हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। अब आपको पता है अगर किसी चीज के एडवांटेज है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते ही है। तो जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर से उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि एडवांटेज तो मैंने बता दिए, साथ ही साथ आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। तो डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट इज ससेप्टेबल टू कोरोजन, यानी जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर है वो कोरोजन से अफेक्ट हो सकता है, यानी उसमें जंग लग सकता है कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट क्या आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई सिंस इट नीड्स पेंटिंग टू प्रिवेंट कोरोजन। अगर हम हमारे स्ट्रक्चर को कोरोजन से बचाना चाहें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं। उसमें से एक होती है पेंटिंग। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर पे पेंटिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा और उस स्ट्रक्चर पे हमें कुछ टाइम बाद दोबारा पेंटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि उसका हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ये उसके लिए एक डिसएडवांटेज हो गया। और नेक्स्ट क्या आएगा, स्टील मेंबर्स आर कॉस्टली, यानी जो हमारा स्टील आता है वो कॉस्टली होता है, उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये तो सभी को पता है जो हमारा स्टील आता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ये हो गया उसका एक डिसएडवांटेज। तो इसके कौन कौन से डिसएडवांटेज हो गए, सबसे पहला वो कोरोजन से अफेक्ट हो सकता है, यानी उस पर जंग लग सकता है। अगर हमें उसे जंग लगने से बचाना है तो उसे हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा कोरोजन से, और प्रिवेंट करने की बहुत सारी मेथड होती है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। और बार बार स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। और जो हम स्टील परचेस करेंगे स्टील स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो स्टील का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। ये हो गए उसके डिसएडवांटेज, और एडवांटेज क्या क्या थे भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि जो हम स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो स्टील यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है स्टील की। तो सबसे पहले आता है यूनिट मास, यानी डेंसिटी ऑफ स्टील, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, रो से। तो जो हमारा स्टील होता है उसकी डेंसिटी या यूनिट मास कितना होता है, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ये होता है हमारे स्टील का यूनिट मास या डेंसिटी। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट आता है पॉइजन्स रेशो, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3, क्योंकि ये एक रेशो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा टी से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये होती है हमारे स्टील के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे स्टील के जितने भी ग्रेड्स रहेंगे उन सभी ग्रेड के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी सेम रहती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर जो हमारा स्टील है उसका ग्रेड अगर चेंज भी हो जाता है तो जो हमारे स्टील के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी वैल्यू सेम टू सेम यही रहेगी हर ग्रेड के स्टील के लिए। अगर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो कौन सी चेंज होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो भी हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम समझ लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, यील्ड स्ट्रेस, द टेंसाइल एंड अल्टीमेट स्ट्रेस, द मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन ऑन अ स्टैंडर्ड गोज लेंथ, और टफनेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, FY से। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होता है वो आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यील्ड स्ट्रेस स्टील की वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जिस पॉइंट पर हमारा स्टील प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी जिस पॉइंट पे हमारा स्टील में प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आना स्टार्ट हो जाएगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। यानी अगर हम किसी स्टील को खींच रहे और उसको छोड़ देते और फिर से कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन में आ जाती है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। लेकिन अगर हम स्टील को खींच रहे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे उसको खींचने के बाद अगर हम उसे छोड़ते हैं वो कुछ टाइम बाद अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी, मतलब हमने जैसा उसको खींचा हुआ है वैसे ही रहेगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। यानी हमारे स्टील को खींचने पर एक पॉइंट पे जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है टेंसाइल एंड अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी अगर हमारे स्टील को हम खींचेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा स्टील 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, FU से। तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, यील्ड स्ट्रेस अलग होता है और टेंसाइल स्ट्रेस अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन ऑन अ स्टैंडर्ड गोज लेंथ,
यानी जो हमारा स्टील होता है उसे हम कितना खींच सकते हैं, ये होता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन। और नेक्स्ट आता है उसका टफनेस, यानी जो हमारा स्टील हो कितना हार्ड है और कितने लोड को कैरी कर सकता है बिना फेल हुए, तो वो वाली प्रॉपर्टी होती है उसकी टफनेस। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टीज आप एक बार खुद से जरूर पढ़ना। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाया कि जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, स्टील स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी नीड हमें क्यों पड़ी, उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।